Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd September 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about earthquake in Afghanistan. Important from our syllabus GS paper 1, important geophysical phenomena point of view. तो ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 से रिलेटेड ये टॉपिक है। सबसे पहले ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं अबाउट अर्थक्वेक। देखिए अर्थक्वेक्स आते क्यों हैं, अर्थक्वेक होता क्या हो तो आप जानते हैं, शेकिंग ऑफ द अर्थ एकाएक से ट्रेम्बल करने लगता है अर्थ सरफेस, तो उसको हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है अर्थ का जो क्रस्ट है, इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू सेवरल प्लेट्स। ये जैसे हमारा एक अर्थ का क्रस्ट है, कहीं कहीं पर अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो अप्रेज लैंड है वहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं, और जहाँ पे डिप्रेशन है वहाँ पे फिर वाटर एक्यूमुलेटेड है जिसको हम लोग ओशन कहते हैं। बट अर्थ क्रस्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, एक बड़ा सा स्फेयर जैसा नहीं है, इट इज़ ब्रोकन एट सेवरल प्लेसेस एंड दैट इज़ वाई वी कैन से कि अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल प्लेट्स। ये अलग अलग प्लेट्स हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो कम से कम 7 मेजर प्लेट हैं, कई सारे माइनर प्लेट्स हैं जैसे कि अरबियन प्लेट, नाज़का प्लेट, कैरेबियन प्लेट, ये सब जो है वो माइनर प्लेट्स हैं। एंड अर्थ इज़ मेड अप ऑफ एटलीस्ट 7 मेजर एंड 22 माइनर प्लेट्स। अब ये सारे प्लेट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एट द मार्जिन, एट द प्लेट बाउंड्री, और वहाँ इंटरैक्शन में फिर व्हेन दे रब अगेंस्ट ईच अदर, कभी कन्वर्जेंट तरीके से वो इंटरैक्ट करते हैं, जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे के तरफ आते हैं, अवे जाते हैं उसको कहा जाता है डाइवर्जेंट प्लेट, व्हेन दे मूव पैरेलल टू ईच अदर तो उसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्म प्लेट। तो कुछ भी इंटरैक्शन हो, किसी भी तरह की प्लेट बाउंड्री हो, व्हेन एवर द प्लेट इंटरैक्ट्स विथ ईच अदर दे रिलीज एनर्जी, और जो एनर्जी है इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वो वेव जब ट्रैवल करती है तो इट causes trembling of the earth, जिसको कहा जाता है earthquake. The waves released in this process are known as seismic waves. तो मान लीजिए ये अर्थ क्रस्ट है, when earth crust starts developing internal stress, because earth crust is made up of several plates and they move away या towards each other, तो उस कारण से अर्थ क्रस्ट के अंदर इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होता है। वो स्ट्रेस एकाएक से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। When the moment that stress becomes too much, then sometimes that stress is released and that stress is released in the form of seismic waves causing earthquake. एक इसी तरीके का earthquake आया है इन अफगानिस्तान, जिसका मैग्नीट्यूड लगभग 6 के आसपास था, and in north eastern region of Afghanistan such earthquake has been witnessed. It has caused death of about 800 people, more than 2000 people were injured. अफगानिस्तान में इस तरीके के अर्थक्वेक्स पिछले कुछ सालों में फ्रिक्वेंटली देखे जा रहे हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई अफगानिस्तान इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक्स। अफगानिस्तान में बहुत सारे अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, उसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान इन अल्पाइड बेल्ट। अल्पाइड बेल्ट है क्या, देखिए ये जो रीजन आप देख रहे हैं इसको कलेक्टिवली कहा जाता है अल्पाइड बेल्ट। इट स्प्रेड्स राइट फ्रॉम हिमालयन माउंटेन to Alps mountain in Europe till Atlantic Sea. Atlantic Sea तक extend करता हुआ ये जो region है इसको कहा जाता है अल्पाइड बेल्ट। This belt is mainly having 2 young fold mountains which have been created because of convergent plate boundaries. जैसे हिमालय की बात की जाए तो एक तरफ यूरेशियन प्लेट है और दूसरी तरफ इंडियन प्लेट है, और दोनों एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करते हैं। That leads to folding of the earth crust leading to राइज ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ हिमालय। जब अर्थ क्रस्ट फोल्ड होता है वहाँ से यंग फोल्ड माउंटेन बनता है, तो वहाँ पे फिर इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होता है, और वो स्ट्रेस के कारण फिर एकाएक से कभी वो स्ट्रेस रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स, देन इट कॉज अर्थक्वेक। तो एक तो कारण है लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान। यू सी यहाँ पे हिमालयन माउंटेन है, दे आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, और यहाँ पे हिंदू कुश रीजन, और हिंदू कुश रीजन
इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अल्पाइड बेल्ट, और अल्पाइड बेल्ट का जो हिस्सा ये हिंदू कुश रीजन, वहाँ पे अक्सर ये फोल्डिंग के कारण बिटवीन इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट वहाँ पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, और हिंदू कुश रीजन में अर्थक्वेक्स का सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है अफ़गानिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। आप अगर देखें ये जो अल्पाइड रीजन है, यहाँ पे दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो, यानी कि नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स पर ईयर की बात की जाए तो दिस इज सेकेंड मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन रीजन इन द वर्ल्ड। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है बेसिकली यहाँ पे ये दुनिया का सबसे सेस्मिकली एक्टिव एरिया है। यहाँ पे खूब सारे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं एंड यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस भी होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन्स बहुत सारे हैं। ये देखिए ये पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो यहाँ पे अर्थक्वेक्स एज वेल एज वोल्केनिक इरप्शंस बहुत होते रहते हैं। तो पहला तो कारण हो गया लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान इन अल्पाइड बेल्ट कॉजिंग फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। दूसरा है फॉल्ट लाइंस। जो अर्थक्वेक आते हैं मैंने आपको कहा इट मेनली हैपन्स अराउंड द फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन मतलब प्लेट बाउंड्रीज। तो एक तो हो गए मेजर मान लीजिए प्लेट बाउंड्रीज, उसके अलावा जो माइनर प्लेट्स होते हैं उनके भी तो प्लेट बाउंड्रीज होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं उनमें भी बिकॉज ऑफ इंटरनल स्ट्रेस कई सारे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, दे कॉज फॉल्ट लाइंस, और फॉल्ट लाइंस के अराउंड फिर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फॉल्ट लाइन इज फ्रैक्चर इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स मूव अगेंस्ट ईच अदर। तो ये जो अफगानिस्तान एरिया आप देख रहे हैं इट सिट्स ओवर टू मेजर फॉल्ट लाइन। इंटरनल स्ट्रेस के कारण यहाँ पे दो मेजर क्रैक्स आ चुके हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। ये आप जो फॉल्ट लाइन देख रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, और जब इंडियन प्लेट पुशेस अगेंस्ट द यूरेशियन प्लेट तो ये फॉल्ट लाइन के अराउंड स्ट्रेस डेवलप होता है, और वो स्ट्रेस जो है एकाएक से रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। तो अल्पाइड बेल्ट में लाई करता है, इस कारण से इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जेंस जो है वो अर्थक्वेक का कारण बनता है। और दूसरा अफगानिस्तान के अराउंड माइनर फॉल्ट लाइंस डेवलप हो चुके हैं, यानी कि फ्रैक्चर इन द अर्थ क्रस्ट, और वो फ्रैक्चर जो है वो फिर कभी कभार स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए वो फ्रैक्चर के अराउंड अर्थ क्रस्ट स्लिप करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट एंड दे रिलीज सम एनर्जी विच ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव कॉजिंग अर्थक्वेक। तो ये दो मेजर कारण हैं बिहाइंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स इन अफगानिस्तान। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टियानजिन डिक्लेरेशन एट SCO लीडर्स समिट। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। SCO के बारे में एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। SCO एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब दुनिया की कुछ सरकारों ने देशों ने मिलकर के इसको बनाया है। इट वॉज क्रिएटेड इन 2001 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री कोऑपरेशन अमंग्स द मेंबर कंट्रीज। तो अलग अलग एरियाज में कोऑपरेशन, रीजनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इन सबको प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया SCO। इसका सेक्रेटेरिएट है इन बीजिंग, चाइना। और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं आज के टाइम में टोटल 10 मेंबर कंट्रीज़ हो चुके हैं। स्टार्टिंग में इसके मेंबर थे चाइना, रशिया, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में से 4 देश किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान इसके मेंबर थे। तुर्कमेनिस्तान वाज नॉट ए मेंबर एंड इट इज़ स्टिल नॉट ए मेंबर। तो सेंट्रल एशिया के 5 में से 4 मेंबर कंट्रीज़ हो गए, प्लस रसिया और चाइना 6 थे मेंबर स्टार्टिंग से। फिर मतलब शुरुआती दिनों में ये 6 मेंबर्स थे। फिर 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें ऐड कराया गया, तो मेंबरशिप बढ़ करके हो गई 8। फिर ईरान वाज एडेड इन 2023 एंड रिसेंटली इन 2024 बेलारूस वाज एडेड एज 10th मेंबर टू SCO। SCO की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बात की जाए तो देयर आर 2, रशियन एंड चाइनीज। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। SCO की टॉप लीडर्स समिट हुई है इन तियानजिन, चाइना। SCO लीडर्स समिट इन तियानजिन, चाइना, जिसमें SCO के जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं उनके टॉप मोस्ट लीडर्स आपस में मिले इन चाइना। और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन यूनानिमस तरीके से अडॉप्ट किया SCO मेंबर कंट्रीज ने। उस डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है तियानजिन डिक्लेरेशन। सिंस दिस SCO summit was held in Tianjin, China, that is why declaration has been also named as Tianjin Declaration, and this Tianjin Declaration was adopted and signed unanimously, मतलब सारे मेंबर कंट्रीज ने
इसको अग्री किया है और साइन किया है। तियानजिन डिक्लेरेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म किसी भी प्रकार के टेररिज्म को कंडेम किया है एससीओ मेंबर कंट्रीज़ ने, और यहाँ पे साफ साफ क्रिटिसाइज़ किया गया है टेररिस्ट अटैक्स लाइक पहलगाम अटैक जो भारत में हुआ इन अप्रैल दिस ईयर। तो पहलगाम अटैक को मेंशन किया गया है, उसको कंडेम किया गया है इन तियानजिन डिक्लेरेशन। इट्स एन अचीवमेंट फॉर इंडिया। ये पहलगाम अटैक को यहाँ मेंशन करना सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि पहलगाम अटैक के कुछ ही दिनों बाद मई महीने में या इनफैक्ट जून में एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। वहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बहुत कोशिश की कि एससीओ के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली क्रिटिसाइज़ करें पहलगाम टेरर अटैक को, बट पहलगाम टेरर अटैक को मेंशन करने से अवॉइड किया एससीओ मेंबर कंट्रीज़ ने उस टाइम में। बट दिस टाइम नाउ ऑल मेंबर कंट्रीज़ हैव यूनानिमसली अग्रीड कि पहलगाम जैसा टेरर अटैक जो है वो फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। इट वॉज ब्लॉट टू ह्यूमैनिटी। तो ये एक अचीवमेंट है भारत के लिए। भारत में जो टेरर अटैक हुआ उसको सारे मेंबर कंट्रीज़ ऑफ एससीओ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं एंड दे आर शोइंग सॉलिडरिटी। एक और इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है आप कह सकते हैं, जो अमेरिका एंड इजराइल ने बॉम्बार्डिंग की थी ईरान के ऊपर, उस बॉम्बार्डिंग को सारे मेंबर कंट्रीज ऑफ एससीओ ने क्रिटिसाइज़ किया है इंक्लूडिंग इंडिया। सो इंडिया हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम यू मे से हैज़ ऑफिशियली कंडेम्ड यूएस बॉम्बिंग ओवर ईरान। ईरान इज ऑल्सो ए मेंबर कंट्री ऑफ एससीओ। तो ईरान ने मामला रेस किया कि हमारे ऊपर भी बॉम्बिंग हुई है, उसको आप लोग क्रिटिसाइज़ कीजिए। एंड इंडिया वॉज पार्ट ऑफ दिस कंडेमनेशन ऑफ यूएस एंड इजराइल। ये कहीं ना कहीं एक नई एक्सिस बन रही है एंटी यूएस, और उसके पीछे विम्सिकल पॉलिसी, आर्बिट्ररी पॉलिसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है, और भारत, रसिया, चाइना के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एक्सिस बन रहा है। इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ टेकन सच ए बोल्ड स्टैंड टू ओपनली कंडेम यूएस एंड इजराइल एक्शन ओवर ईरान। उसके अलावा जैसे ब्रिक्स बैंक बनाया गया ऑन ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, जिसका ऑफिशियल नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, वैसा ही एक बैंक बनाया जाए एट एससीओ जिसका नाम रखा जाए एससीओ डेवलपमेंट बैंक। दैट वाज आल्सो प्रपोज्ड इन तियानजिन डिक्लेरेशन। उसके अलावा मेंबरशिप एंड पार्टनरशिप रिलेटेड कुछ बदलाव किए गए हैं। लाओस वाज एक्सेप्टेड एज ए डायलॉग पार्टनर टू एससीओ, और फैसला ये लिया गया कि अभी से ऑब्जर्वर एंड डायलॉग पार्टनर्स दो अलग अलग ग्रुप नहीं रहेगा एट एससीओ। एससीओ में दो ही मेजर ग्रुप रहेगा, एक रहेंगे मेंबर कंट्रीज और दूसरे रहेंगे डायलॉग पार्टनर। देयर विल बी नो थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑब्जर्वर। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वर एंड डायलॉग पार्टनर हैज़ बीन मर्ज्ड एंड क्रिएटेड इनटू सिंगल कैटेगरी। सो नाउ ऑनवर्ड्स देयर विल बी टू ग्रुप ऑफ कंट्रीज ओनली, वन मेंबर कंट्रीज विच आर 10 राइट नाउ, और उसके अलावा बाकी देश जो एससीओ के साथ जुड़े रहना चाहते हैं बट हैव नॉट गॉट ऑफिशियली मेंबरशिप ऑफ एससीओ, दे विल बी नोन एज डायलॉग पार्टनर। ऑब्जर्वर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया एससीओ प्लेटफॉर्म पे। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कचातीवू इशू बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। करंट डेवलपमेंट देखते हैं। कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कचातीवू इशू को रिविजिट किया जाना चाहिए, मतलब उस पर दोबारा से गौर किया जाना चाहिए और उसमें बदलाव किए जाने चाहिए। अब ये बात श्रीलंका को पसंद नहीं आई। श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैज़ नाउ विजिटेड कचातीवू आइलैंड। श्रीलंकन प्रेसिडेंट कुमारा दिसानायके हैज़ नाउ विजिटेड कचातीवू आइलैंड, और वहाँ पे उन्होंने जाके कहा कि श्रीलंका किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के आगे झुकेगा नहीं एंड कचातीवू इज़ पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड ऑल। तो ये मामला जो है भारत और श्रीलंका के बीच में बायलैटरल रिलेशंस का है। हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिर क्या है मामला कचातीवू आइलैंड का। फिर उससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है वेज बैंक, उसके बारे में भी समझेंगे। देखेंगे कि आखिर क्यों कचातीवू इज़ अ मैटर ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। कचातीवू आइलैंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कहीं पे वो लोकेटेड है इन द इंडियन ओशन। कचातीवू आइलैंड, इट इज़ अबाउट 33 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम कोस्ट ऑफ इंडिया एंड ओवरऑल अगर बात की जाए तो भारत का जो रामेश्वरम आइलैंड है उससे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है कचातीवू आइलैंड, और श्रीलंका का डेफ्ट आइलैंड है उससे साउथ वेस्ट साइड में है। तो इधर है श्रीलंका का आइलैंड, यहाँ है भारत का रामेश्वर आइलैंड, बीच में है कचातीवू आइलैंड।
285 एकड़ का लैंड पैच है कचातीवू आइलैंड, एंड कचातीवू आइलैंड के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट चर्च है जिसका नाम है सेंट एंथनी चर्च। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये नाम इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कचातीवू ऑलवेज हैज़ बीन डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका बिकॉज इट फॉल्स राइट ऑन द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो काफ़ी टाइम से डिस्प्यूटेड रहा। इनफैक्ट अ सर्वे वॉज रिलीज इन 1921 सजेस्टिंग दैट कचातीवू इज़ विद इन श्रीलंकन मैरीटाइम बाउंड्री, बट ब्रिटिश इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं, कचातीवू शुड बी पार्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ, बट इट सिट्स राइट ऑन द बाउंड्री एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन डिस्प्यूटेड दिस कचातीवू आइलैंड। और इससे काफ़ी दूर यहाँ पे जो वाटर बॉडी है इसको नाम दिया गया है वेज बैंक। ठीक है, दोनों से रिलेटेड डेवलपमेंट्स देखते हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक कचातीवू आइलैंड एंड वेज बैंक वाला एरिया जो है इट वाज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका बिकॉज बोथ लाई ऑन मैरीटाइम बाउंड्री। फिर 1974 में भारत ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो भारत के खिलाफ होने लगी। मेनली यूएस स्टार्टेड टू रैली वर्ल्ड कंट्रीज अगेंस्ट इंडिया। तो इंडिया नीडेड सपोर्ट ऑफ श्रीलंका, इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका वाज गोइंग टू होस्ट नाम समिट। तो भारत को श्रीलंका के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने थे ताकि श्रीलंका का थोड़ा सपोर्ट मिले इन ऑर्डर टू प्रिवेंट प्रेशर दैट वर्ल्ड कंट्रीज वे आर ट्राइंग टू बिल्ड ओवर इंडिया आफ्टर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इन 1974। तो इस कारण से भारत ने जो आउटस्टैंडिंग इशू थे श्रीलंका के साथ स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट उसको रिजॉल्व किया। उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 2 इंपॉर्टेंट मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किए श्रीलंका के साथ। वन वॉज साइन इन 1974 जिसके अंतर्गत कचातीवू आइलैंड वाज सीडेड टू श्रीलंका। कचातीवू आइलैंड भारत ने एक्सेप्ट किया कि इट इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ श्रीलंका, बट इंडियन फिशरमैन वेर अलाउड टू गो टू कचातीवू आइलैंड, रेस्ट देयर, ड्राई देयर नेट्स, क्योंकि इंडिया के जो मछुआरे हैं वो क्या करते हैं, सुबह के टाइम में बिल्कुल निकलते हैं और यहाँ से कोस्ट से जाते हैं, दोपहर तक फिशिंग करके 12-1-2 बजे तक कचातीवू आइलैंड पे पहुँचते हैं, वहाँ पे रेस्ट करते हैं, अपने नेट वगैरह को सुखाते हैं और फिर शाम के टाइम में वो वापस आते हैं। तो इस तरीके से जो है ये काफ़ी लंबे समय से इंडियन फिशरमैन जो हैं वो इस तरीके से अपनी फिशिंग करते रहे, क्योंकि दिन सुबह के टाइम में बिल्कुल होता क्या, सुबह 4-5 बजे अर्थ जो है वो ठंडा हो जाता है वाटर की तुलना में। तो जब अर्थ ठंडा है वाटर की तुलना में तो यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर और वाटर में बन जाता है लो प्रेशर, और फिर लैंड से सी की तरफ ब्रीज बहती है, हवा बहती है, जिसकी मदद से आराम से मछुआरे जो नॉन मैकेनाइज्ड बोट इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी जा सकते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में 3-4-5 बजे यहाँ पे अर्थ ठंडी है, वाटर गर्म है, लो प्रेशर यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर वाटर में, और यहाँ से यहाँ हवा बह रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ऐसे ही तो हवा बहती है। इसलिए सुबह सुबह मछुआरे जाते हैं, 10-11 बजे तक अपनी पूरी फिशिंग कर ली, फिर कचातीवू आइलैंड पर रेस्ट करना शुरू किया। फिर 3-4 बजे होता क्या कि अर्थ के ऊपर हीटिंग होने लगती है, तो यहाँ बन गया लो प्रेशर और वाटर में रिलेटिवली हाई प्रेशर है क्योंकि वाटर रिलेटिवली ठंडा है। तो आई होप यू आर एबल टू रिकॉल दिस फ्रॉम जोग्राफी कॉन्सेप्ट। जोग्राफी क्लास का जो कॉन्सेप्ट है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ हाई, तो इसीलिए वाटर ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है, और यही कारण है कि अर्थ जल्दी ठंडा होगा जल्दी गर्म होगा। तो रात के टाइम में अर्थ जल्दी ठंडा हो जाता है, दिन के टाइम में जल्दी गर्म हो जाता है। तो 3-4 बजे के आसपास फिर अर्थ के ऊपर बन जाता है लो प्रेशर, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो चुका है, और यहाँ पे बना हुआ हाई प्रेशर। तो फिर यहाँ से सी से लैंड की तरफ ब्रीज बहती है, और जिसकी मदद से फिर मछुआरे जो हैं वो अपने सूखे हुए नेट्स को लेकर के वापस अपने कोस्टल रीजन में आ जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज हेल्प्स फिशरमैन इन दिस तमिलनाडु कोस्ट एरिया टू कैच फिशेज। और ये कई 100 सालों से ये कल्चर चलता आ रहा है। सुबह सुबह निकलो, जाकर के मछलियाँ पकड़ो, कचातीवू आइलैंड पे अपने नेट सुखाओ, थोड़ा आराम करो, 3-4 बजे वापस आओ। अब भारत सरकार ने कचातीवू आइलैंड दे तो दिया श्रीलंकन सरकार को मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, बट अग्री किया कि श्रीलंकन गवर्नमेंट, ये बात को अग्री करवाया कि श्रीलंकन गवर्नमेंट हमारे फिशरमैन को वहाँ रेस्ट करने से, अपने नेट्स को सुखाने से रोकेगी नहीं, और साथ ही साथ वहाँ के सेंट एंथनी चर्च और वहाँ पे होने वाले एनुअल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने से रोकेगी नहीं। ये सब 1974 वाले मैरीटाइम एग्रीमेंट में फाइनलाइज कराया गया।
फिर 2 साल बाद मैरीटाइम एग्रीमेंट 1976 साइन किया गया, जिसके अंतर्गत श्रीलंका कंसीडर्ड दैट दिस वेज बैंक रीजन विल बिलोंग टू इंडिया. वेज बैंक वाज गिवन टू इंडिया. And mind it, Wedge Bank resource wise is richer as compared to Kachativu Island. अब कचातीवू आइलैंड को श्रीलंका को देने का क्या नतीजा हुआ वो जरा समझते हैं. लेट अस सी द इम्प्लीकेशंस ऑफ सीडिंग कचातीवू आइलैंड. श्रीलंकन रीजन जो है वाटर का, वो फिशरीज में रिच है. यहाँ पे फिशेज की संख्या है ज़्यादा एज कंपेयर टू इंडियन साइड. उसके पीछे 2-3 मुख्य कारण हैं. एक तो श्रीलंका के इस नदन जाफना प्रोविंस में कई सालों तक सिविल वॉर चलता रहा, क्योंकि यहाँ पे जो तमिल्स रहते हैं, मेनली यहाँ पे रहते हैं जाफना प्रोविंस के अराउंड तमिल्स. उन तमिल्स का बहुत लंबे समय तक आर्म्ड रेजिस्टेंस या कन्फ्लिक्ट था विद द सिंगालीज, द मेजर पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका. और तमिल्स ने अपनी एक इंसर्जेंट ग्रुप बनाई थी LTTE, और LTTE की खूब लंबे समय तक लड़ाई चली विद श्रीलंकन आर्मी. तो मुद्दा यह है कि दिस एरिया, जिसको जाफना प्रोविंस रीजन ऑफ श्रीलंका कहते हैं, जिसके आसपास में खूब सारी फिशिंग हो सकती है इन जनरल, बट इस एरिया में लंबे समय तक सिविल वॉर चलता रहा, जिस कारण से फिशिंग इंडस्ट्री कुड नॉट डेवलप इन नदर्न रीजन ऑफ श्रीलंका. तो फिशिंग इंडस्ट्री जब डेवलप नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा फिशिंग हुई नहीं, तो इस कारण से इस एरिया में फिशेस की पॉपुलेशन लगातार बनी रही. यहाँ पे फिशेस की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी या अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इंडियन साइड, जहाँ पे फिशरीज़ काफ़ी एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो हुआ, खूब लार्ज स्केल पे फिशेस पकड़े गए. प्लस अनसाइंटिफिक फिशिंग प्रैक्टिसेस भी की गई, जैसे ट्रॉलर फिशिंग की गई. इस तरह से ट्रॉलर्स का इस्तेमाल किया गया फिशेस को पकड़ने के लिए. डायनामाइट फिशिंग, जिसमें डायनामाइट का इस्तेमाल करके और फिशरीज हैबिटेट को एक्सप्लोड कर दिया जाता है, जिससे फिशेज मर जाती हैं. दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, जिसको फिर फिशरमैन आराम से कलेक्ट कर लेते हैं, डेड बॉडी ऑफ फिशेज. तो डायनामाइट फिशिंग, ट्रॉलर फिशिंग, इससे एक बार में फिशेज ज़्यादा तो पकड़ पाते हैं, बट इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द फिशेज हैबिटेट, एंड दैट इज़ वाई रिवाइवल ऑफ द फिशेज पॉपुलेशन बिकम्स डिफिकल्ट. तो भारत साइड में क्या चल रहा था, खूब सारा फिशिंग चल रहा है. वहीं श्रीलंका में 1980 से लेकर के 2009 तक, जब तक ये सिविल वॉर चला, फिशरीज सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया. तो नतीजा ये हुआ कि श्रीलंकन वाटर रिमेन्ड रिच इन फिशरीज while Indian water got depleted as far as fisheries resources is concerned. प्लस इंडियन वाटर में आप अगर देखें तो इस साइड में हमारा जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वो काफ़ी नैरो है. जहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है वहीं पे फिशेज ज़्यादा मिलती हैं. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब कॉन्टिनेंटल सेल्फ नैरो है भारत का, तो यहाँ पे फिशेज मिलने की संभावना कम है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है तो वहाँ से ग्राउंड से न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं फिशेज को, और यही कारण है कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ के आसपास ही फिशेज की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है. तो पॉइंट ये है कि एक तो भारत के साइड में हमने अनसस्टेनेबल फिशिंग की, बहुत ज़्यादा फिशरीज हमने एक्सट्रैक्शन किए. एक्सट्रैक्शन ऑफ फिशेज वाज द रेट वाज मोर देन द रेट ऑफ रिजुविनेशन, एंड दैट इज़ वाई फिशेज की पॉपुलेशन कम हो गई. प्लस नेचुरली इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है इट इज़ नैरोवर एज कम्पेयर टू श्रीलंका. सो नेचुरली भी श्रीलंकन साइड में फिशेज की पॉपुलेशन ज़्यादा है. अब भारत के फिशरमैन इधर तो जाएंगे नहीं फिशेज पकड़ने. तमिलनाडु के फिशरमैन विल नॉट गो ऑन दिस साइड टू कैच फिशेज, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है वो नैरो है. तो तमिलनाडु फिशरमैन विल कम इन दिस साइड ओनली, राइट. एंड उसके अलावा भारत के साइड में फिशेज कम हो गए तो ज़्यादा दे विल इंटर इन टू द डीप वाटर एंड दे विल गो टू द श्रीलंकन साइड. अब नतीजा ये हुआ कि कचातीवू आइलैंड हमने दे तो दिया श्रीलंका को, मैरीटाइम बाउंड्री ये डिसाइड तो कर ली कि ये रहेगी मैरीटाइम बाउंड्री. कचातीवू आइलैंड हमने दे दिया श्रीलंका को, लेकिन कचातीवू और उसके आसपास के एरिया में हमारे फिशरमैन अक्सर पहुंच जाते हैं फिशिंग करते हुए. क्योंकि इंडियन साइड में फिशेज हैं नहीं, इस साइड में कॉन्टिनेंटल सेल्फ नैरो है, तो यहाँ फिशेज नेचुरली मिलने नहीं हैं. तो हमारे फिशरमैन जनरली ट्रैवल करते हुए इस साइड में पहुंच जाते हैं, कचातीवू को के भी आगे निकल जाते हैं, एंड दे आर फाउंड फिशिंग, एंड देन दे आर जनरली कैप्चर्ड बाय श्रीलंकन नेवी, दे आर अरेस्टेड बाय नेवी. और फिर ये भारत के कई सारे फिशरमैन श्रीलंकन जेल में बंद हो जाते हैं. फिर भारत सरकार को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, कई सालों तक, महीनों तक जेल में रहने के बाद फिर भारत सरकार के रिक्वेस्ट करने पे कुछ फिशरमैन छूटते हैं. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम इमर्ज होता जा रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में, फिशरमैन इशू. फिशरमैन गेटिंग अरेस्टेड इन श्रीलंका एंड देन श्रीलंकन गवर्नमेंट इज
प्रेशराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिक्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर देयर रिलीज। एंड इस तरीके से फिर दोनों देशों के बीच में अक्सर ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है। और भारत ने, आप कहिए गलती कर दी या आप कह सकते हैं उस टाइम की ज़रूरत थी, इस कारण से भी भारत ने मैरीटाइम बाउंड्री एक्सेप्ट कर लिया, इस तरीके का कुछ मैरीटाइम बाउंड्री, और कच्चातीवू आइलैंड दे दिया श्रीलंका को। और अब इंडियन फिशरमैन जैसे ये बाउंड्री को ब्रीच करते हैं, they get arrested and then it becomes a diplomatic issue between India and Sri Lanka. So arrest of Indian fishermen in Sri Lanka is one of the main sticking point between India and Sri Lanka relations. So this is seen with respect to ये जो फिशरमैन का पकड़ा जाना है श्रीलंका के अंदर और फिर भारत श्रीलंका के रिलेशंस में जो स्ट्रेन आना है, इट इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू सीडिंग ऑफ कच्चातीवू आइलैंड टू श्रीलंका। तो हाल फिलहाल में मोदी सरकार ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज किया इंदिरा गांधी की सरकार को कि अगर उन्होंने कच्चातीवू आइलैंड नहीं दिया होता श्रीलंका को तो अभी हमारे इतने सारे फिशरमैन कैप्चर नहीं होते श्रीलंकन जेल के अंदर। हमें मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो अपने हिसाब से तय करनी चाहिए थी और हमें आउटराइटली कच्चातीवू आइलैंड सीड नहीं करना चाहिए था। यही बात जब प्रधानमंत्री जी ने कही कि वी नीड टू रीविजिट कच्चातीवू इशू, तो फिर श्रीलंकन सरकार को लगा कि उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर किया जा रहा है। एक पुराना मामला 1974 का रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, द आइलैंड विच हैज़ बीन ऑलरेडी गिवन, एंड दैट इज़ वाई श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैज़ नाउ विजिटेड। ये सब तरीके होते हैं मैसेज देने के कि ये मेरा एरिया है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, बैठ के आराम से बातचीत कर रहा हूँ, ये मेरा एरिया है, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इनटू इट। So that is why Sri Lankan president has visited Kachativu Island and has said that Sri Lanka is not going to cede to any external pressure. It is not going to concede to any external pressure. तो ये पूरा मामला है भारत और श्रीलंका के बीच में विथ रेस्पेक्ट टू कचातीवू आइलैंड एंड फिशरमैन इशू। दोनों वैसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, कचातीवू आइलैंड एक मामला है और श्रीलंकन वाटर में इंडियन फिशरमैन का जाना दूसरा मामला है, लेकिन दोनों को लिंक करके देखा जाता है कि अगर हमने कचातीवू आइलैंड नहीं दिया होता तो श्रीलंकन वाटर में जाने का सवाल ही नहीं उठता। हमारे फिशरमैन जो हैं वो कचातीवू आइलैंड के आसपास ही फिशिंग करते हैं, पकड़े नहीं जाते, क्योंकि कचातीवू आइलैंड हमारा हिस्सा होता तो फिर इंडियन फिशरमैन वुड नॉट गेट कॉट। बट व्हाट इज़ द गारंटी कि हमारे फिशरमैन श्रीलंकन वाटर में ना जाते, फिर भी अगर कचातीवू हमारा होता तो भी वो और ज़्यादा डीपर एंड डीपर श्रीलंकन वाटर में ना जाते, इसकी कोई गारंटी है नहीं। येट कचातीवू आइलैंड एंड श्रीलंकन water में entry of Indian fishermen and they being getting arrested and kept into Sri Lankan jail are generally seen together। और फिर कहा जाता है कि अगर हमने कचातीवू आइलैंड नहीं दिया होता तो स्टोरी कुड हैव बीन डिफरेंट। अब क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अब तो हमने कचातीवू आइलैंड एग्री कर लिया है, इट इज़ पार्ट ऑफ श्रीलंका। वन, इट कुड बी रिविजिटेड, बट उसके लिए श्रीलंका को भी राजी होना होगा, विच श्रीलंका ऑफ कोर्स विल नॉट गेट रेडी। तो इन गिवन सिचुएशन व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, जहाँ पे फ्रिक्वेंटली हमारे फिशरमैन पकड़े जाते हैं और श्रीलंकन जेल में रखे जाते हैं। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि वी शुड एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर आवर फिशरमैन। इस एरिया के जो फिशरमैन हैं, अब यहाँ पे फिशरी जो है वो डिप्लीट कर रहा है बिकॉज ऑफ अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ फिशेस। बहुत ज़्यादा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया रिसोर्सेज फिशरीज़ का, और उनको रीजुविनेट होने के लिए टाइम देना होगा फिशरीज़ को, एंड दैट इज़ वाई यहाँ के फिशरमैन को किसी और दूसरी लाइवलीहुड सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाने चाहिए। उसके अलावा सस्टेनेबल मेथड ऑफ फिशिंग, अगर जो फिशिंग कर भी रहे हैं उनको अनसस्टेनेबल मेथड ऑफ फिशिंग जैसे कि डायनामाइट फिशिंग, ट्रॉलर फिशिंग को रोकना होगा, सो दैट फिशेस की पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे रिजुविनेट हो ऑन द इंडियन साइड। उसके अलावा इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड को अपनी सर्विलेंस बढ़ानी होगी ताकि इंडियन फिशरमैन इस एरिया को क्रॉस ना करें, हमारी मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस ना करें। ना इंडियन फिशरमैन को हमारे नेवी एंड कोस्ट गार्ड क्रॉस करने देंगे इनटू श्रीलंकन वाटर, ना ही वो अरेस्ट होंगे। तो स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम सर्विलेंस इज नीडेड फ्रॉम इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड, एंड इंडिया एंड श्रीलंका टुगेदर can explore for joint solution to this problem. In this direction already a joint working group has been established between India and Sri Lanka, लेकिन अभी तक कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं लाया जा सका है। बट अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन शुड बी एक्सप्लोर्ड जॉइंटली बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका ऑन दिस जॉइंट वर्किंग ग्रुप प्लेटफॉर्म। एक जेनरिक सा सवाल पूछा था यूपीएससी ने साल 2013 में कि इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी। तो डोमेस्टिक फैक्टर जैसे तमिलियन इशू जो है, तमिल पॉलिटिक्स मेनली प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिसाइडिंग आवर
फॉरेन पॉलिसीज विथ रेस्पेक्ट टू श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका के अंदर अगर आप देखें तो नदर्न प्रोविंस में बहुत सारे तमिलियन पॉपुलेशन के लोग सेटल्ड हैं, तमिल एथनिसिटी वाले लोग। दिस तमिल्स वेर टेकन फ्रॉम तमिलनाडु ऑफ इंडिया टू नदर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, क्योंकि श्रीलंका ऑल्सो वॉज अ ब्रिटिश टेरिटरी। तो तब से ही तमिलनाडु के जो लोग हैं दे मेंटेन ए वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरल सिनोनिमिटी विद द जाफना प्रोविंस ऑफ श्रीलंका, एंड दैट इज़ वाई तमिलनाडु एज ए स्टेट या पीपल ऑफ तमिलनाडु put some pressure on central government so that central government should ensure that श्रीलंका में ऐसी पॉलिसी बने जिसकी मदद से जो तमिल्स हैं श्रीलंका के उनके इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो एलटीटी का जब दौर था, जब एलटीटी जो है वायलेंट इंसर्जेंसी कर रही थी अगेंस्ट द आर्मी ऑफ श्रीलंका, तो उस टाइम में भारत सरकार ने इंटरवीन किया था इन श्रीलंका और एक अकॉर्ड साइन किया गया था, राजीव जयवर्धने अकॉर्ड 1987 में, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने प्रॉमिस किया था कि इट विल इंश्योर दैट एलटीटी विल सरेंडर, एंड देन श्रीलंकन गवर्नमेंट हैड प्रॉमिस्ड कि अगर एलटीटी सरेंडर कर देता है एज पर राजीव जयवर्धने अकॉर्ड या इंडो श्रीलंका अकॉर्ड ऑफ 1987, भारत सरकार ने कमिट करवाया था कि वो एलटीटी को सरेंडर करवाएंगे, और श्रीलंकन सरकार ने कहा था कि उसके बदले में वो अपने संविधान में अमेंडमेंट लाएंगे, 13th अमेंडमेंट, जिसकी मदद से श्रीलंका के जो तमिल्स हैं उनको सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे एट पार विद द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका विच आर सिंघालीज। बट हुआ क्या कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज जब भेजे गए श्रीलंका के अंदर 1988 में इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट एलटीटी सरेंडर करे, बट एलटीटी ने सरेंडर किया नहीं, उल्टा कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया इंडियन पीस कीपिंग फोर्स और एलटीटी के बीच में। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के 1200 से भी ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए एंड इंडियन पीस कीपिंग मिशन इन श्रीलंका एंडेड इन अ फियास्को। एलटीटी ने सरेंडर किया नहीं, एंड दैट इज 13th अमेंडमेंट इन श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो नॉट इफेक्टेड या इम्प्लीमेंटेड इन ट्रू सेंस, ट्रू स्पिरिट। बट ये पूरा मुद्दा यह है कि इंडिया टेक्स सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन श्रीलंकन पॉलिटिक्स, मेनली इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ तमिलियंस बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं इस आंसर के अंदर। ठीक वैसे ही जैसे मधेसीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन नेपाल इंडियन गवर्नमेंट हैड इंटरवीन्ड इन 2015, वैसे ही तमिलियंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट हैड इंटरवीन्ड इन 1987 एंड विच अल्टीमेटली हैड लेड टू असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी एज वेल। 1991 में राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड बिकॉज इट वाज राजीव गांधी Prime Minister who sent Indian peacekeeping force to Sri Lanka in 1988. So India had to pay time to time huge cost also for interfering into the internal matters of other country arising from the domestic politics of India. 2015 के बाद से भारत और नेपाल के रिलेशंस भी इसी कारण से खराब हुए हैं बिकॉज नेपाल परसीव्ड इंडियाज अप्रोच इन 2015 एज इंटरवेंशन इन इंटरनल मैटर्स ऑफ नेपाल। ठीक है, आई जस्ट होप यू विल बी एबल टू राइट दिस कि डोमेस्टिक फैक्टर प्लेइंग और सेपिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू श्रीलंका। तमिलियन मैटर लिखना है, 13th अमेंडमेंट, इंडो पीस कीपिंग इंडिया श्रीलंका पीस कीपिंग फोर्स, एलटीटी का मामला, ये सब लिखना है। रिवाइज्ड नॉर्म्स ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आराम से समझते हैं। देखिए, भारत सरकार लेकर के आई सबसे पहले एक इनिशिएटिव जिसका नाम रखा गया मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का मकसद है कि लोगों को और ओवरऑल कम्युनिटी इन इंडिया शुड बी मोटिवेटेड एंड नज्ड इन सच ए मैनर कि वो क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शंस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा उनका झुकाव हो, कन्वर्जेंस हो। फॉर एग्जांपल, अगर आसपास में कहीं जाना है तो साइकिल का इस्तेमाल करें, ज़्यादा ज़्यादा वॉक करें, घरों में एसी का इस्तेमाल कम से कम करें, एसी का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम ना करें, 24 डिग्री सेल्सियस रखें। तो ये सब लक्ष्य रखा गया मिशन लाइफ का कि क्यों ना ऐसे लाइफस्टाइल में बदलाव किए जाए जो अपने आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। दैट वाज द गोल ऑफ मिशन लाइफ स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिशन लाइफ का अप्रोच था P3 मॉडल। P3 मीन्स प्रो प्लैनेट पीपल मॉडल। ऐसा अप्रोच लिया जाए जो लोगों के तौर तरीके ऐसे बदल दे जो प्लैनेट के प्रो यानी कि फेवर में हो। इट वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 एट ग्लासगो 2021 दिसंबर बेसिकली। फिर मिशन लाइफ के अंतर्गत ही एज ए पार्ट ऑफ मिशन लाइफ इटसेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2023 लॉन्च्ड ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अंडर मिशन लाइफ लॉन्च किया गया है।
but it has been part of Environment Protection Act 1986 and it is overseen by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. क्या है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मेन पॉइंट, मेन प्रोविजन, वो समझते हैं। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे आपके जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं या इंडस्ट्रीज जो हैं, बिजनेसेस या हमारे आपके जैसे इंडिविजुअल्स, वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंट्रीब्यूशन करेंगे तो उसके बदले में उनको ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे। और वो ग्रीन क्रेडिट्स उनको मिलेंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अफॉरेस्टेशन करेंगे या एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्शंस लेंगे। फिर उसकी इमेजेस निकाल करके अगर हम डेडिकेटेड वेबसाइट एक बनाई गई थी अंडर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, उस पर अपलोड करेंगे वो पिक्चर, तो हमें मिलेगा ग्रीन क्रेडिट। और उस ग्रीन क्रेडिट को फिर हम बेच सकते हैं इन द मार्केट। देयर विल बी ए ग्रीन क्रेडिट मार्केट ऑल्सो वेयर द ग्रीन क्रेडिट विल बी सोल्ड, उसकी ट्रेडिंग होगी और जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो एज पर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आपने कोई पेड़ लगाया, उस पेड़ की 2 साल देख रेख की, उसके बाद आप उसका फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो खींच करके ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कीजिए, आपको मिलेगा ग्रीन क्रेडिट। और ग्रीन क्रेडिट को फिर आप बेच सकते हैं किसी कंपनी को जिसको ग्रीन क्रेडिट अर्निंग करनी है, ज़रूरत है, और इस तरीके से आपको उस पेड़ लगाने के बदले में कुछ पैसे की कमाई हो जाएगी। सम मोनेटाइजेशन विल हैपन। एंड माइंड इट, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं है, और भी कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्शंस अपार्ट फ्रॉम ट्री प्लांटेशन। वाटर रिसोर्सेज को रिजुविनेट करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट करना, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन रिडक्शन, मैनग्रोव कंजर्वेशन, इको मार्क फैसिलिटीज़ एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ फ्यूचर में और एक्टिविटीज़ ऐड किए जाने थे। स्टार्टिंग was done of green credit program with tree plantation, but in future other programs were also to be added in phased manner. The mechanism will be implemented in phased manner. It started with tree plantation, but other provisions were also to be added with time. तो अभी मेनली क्या है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत आप पेड़ लगाइए, पेड़ का फोटो निकालिए, जिस दिन पेड़ लगाया तब, और 2 साल बाद, अगर पेड़ जिंदा है 2 साल तक तो उसके बाद आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, उसको अपलोड करेंगे, उसके बदले में आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। ग्रीन क्रेडिट को आप मोनेटाइज कर सकते हैं, किसी और इंडस्ट्री को बेच सकते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रीज़ क्यों खरीदेंगी ग्रीन क्रेडिट? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर इंडस्ट्री लगाई जा रही है ऑन एन एरिया जहाँ पे पेड़ काट करके इंडस्ट्री लगाई गई है, तो उस इंडस्ट्री के ऊपर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उसने अगर 100 पेड़ काटे हैं तो उसको 100 पेड़ लगवाने भी हैं कहीं और। तो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, फैक्ट्रियों के ऊपर ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का कंडीशन होता है कि आपने पेड़ काट करके फैक्ट्री लगाई है तो इसको कंपनसेट करने के लिए कहीं और आपको पेड़ लगवाने होंगे। अब इंडस्ट्रीज़ खुद पेड़ लगाने के बजाय क्या कर सकती थी कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत 100 अलग अलग लोगों से उनका ग्रीन क्रेडिट खरीद सकती थी जिन्होंने अलग अलग जगहों पे पेड़ लगाया। और इस तरीके से उस इंडस्ट्री की कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आई जस्ट होप इट इज़ क्लियर। मेरी कंपनी ए है, मैंने 100 पेड़ काट करके अपनी फैक्ट्री लगाई है, तो अब मुझे 100 पेड़ों के बराबर का ग्रीन क्रेडिट खरीदना होगा। अब 100 अलग अलग लोगों ने अपने अपने यहाँ पे पेड़ लगाए, उनसे मैं ग्रीन क्रेडिट खरीद लूँगा और इससे उनको पैसे की कमाई होगी पेड़ लगाने के कारण, और मेरा जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन की रिक्वायरमेंट थी एज ए ओनर ऑफ द फैक्ट्री वो भी पूरी हो गई। तो इस तरीके से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड, जिसमें एफॉरेस्टेशन या ट्री प्लांटेशन ड्राइव को मोनेटाइज किया गया। बट इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स भी देखे जाने लगे। A lot of green washing was being seen. ग्रीन वॉशिंग मतलब नाम का पेड़ लगाया जा रहा है, वो पेड़ जो है वो सूख गया, बट फिर भी उसको ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है। मतलब मैनी सच एक्टिविटीज़ वेयर डन which were not actually environment friendly but it was being projected that they are environment friendly। इस तरह की एक्टिविटीज़ को कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। दिस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में फोकस वाज ऑन अर्निंग मोर एंड मोर मनी, तो देयर वाज ए लॉट ऑफ स्पेकुलेशन ऑल्सो। स्पेकुलेटिव मार्केट कैसे होता है, जैसे शेयर बाजार में होता है, आपसे शेयर उसने खरीदा, शेयर लेकर के उसने आगे बेच दिया, फिर उसने आगे बेच दिया और शेयर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सो इसको क्या कहा जाता है, स्पेकुलेटिव मार्केट। वैसे ही ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में भी देखने को मिल रहा था। किसी एक ने पेड़ लगाया, उसके बदले में उसको एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट मिला, अब वो किसी और ने खरीद लिया, फिर वो आगे किसी और को बेच रहा है, फिर वो किसी और को बेच रहा है। एंड दैट इज हाउ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ट्रेडेबिलिटी, एक्सेसिव मार्केट ट्रांजैक्शन,
एक्सेसिव फोकस वाज ऑन स्पेकुलेशन, रियल वर्क हो नहीं रहा था, ग्रीन वॉशिंग हो रही थी, मरा हुआ सा पेड़ भी लगा दिया, उसको भी खरीद बेच कर रहे हैं जैसे तैसे उसको। आजकल तो क्या है कि लोग ऑनलाइन थोड़ा सा उसको फोटोशॉप वगैरह भी कर सकते हैं, एआई बेस्ड टूल से भी उसको थोड़ा सा बेहतर दिखा सकते हैं। तो पेड़ सच में लग नहीं रहे हैं, फिर भी ग्रीन वॉशिंग की जा रही है, एक्सेसिव स्पेकुलेशन हो रहा है टू अर्न मोर एंड मोर मनी फॉर प्लांटेशन ड्राइव। तो इस कारण से भारत सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के नॉर्म्स में बहुत सारे बदलाव कर दिए, बहुत बदलाव कर दिए। अब कैसा है कि 2 साल में आपको पैसा नहीं मिलेगा, आफ्टर 5 years ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड यू विल गेट मनी। सो अर्लियर क्रेडिट, ग्रीन क्रेडिट वुड बी गिवन अर्लियर, रूल क्या था, ग्रीन क्रेडिट विल बी गिवन आफ्टर 2 years, बट नाउ ग्रीन क्रेडिट विल बी गिवन आफ्टर 5 years ऑफ रेस्टोरेशन। 1 ग्रीन क्रेडिट के लिए आपको एक नया ट्री लगाना होगा, बट दैट ट्री शुड बी एटलीस्ट 5 year ओल्ड, तब जाकर के आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। प्लस आपको किसी डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रिवाइव कराना है तो आपको कम से कम वहां पे 40% कैनोपी डेंसिटी डेवलप करनी होगी। पहले क्या होता था, एक ट्री के लिए एक ग्रीन क्रेडिट, लेकिन सिर्फ एक ट्री अकेले नहीं बिक सकता था, ग्रीन क्रेडिट नहीं मिलता है। आप 1 हेक्टेयर लैंड पे 1100 पेड़ लगाएंगे तब जाकर के आपको 1100 ग्रीन क्रेडिट एक बार में मिलता था। लेकिन लोग क्या करते थे, मरे हुए भी पेड़ लगा दिए, कुछ भी हो गया, बस दिखा रहे हैं कि 1100 पेड़ लगा दिए। अब क्या है कि आप 1 हेक्टेयर एरिया में कम से कम 40% कैनोपी, ग्रीन कैनोपी आपको डेवलप कराना है और 5 साल तक जिंदा रखना उसको। मतलब 1 हेक्टेयर एरिया में कम से कम 40% एरिया में हरियाली होनी चाहिए, तब जाकर के आपको ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत क्रेडिट मिलेगा। तो मुद्दा यह है कि मेन पॉइंट यह है कि अब 2 साल नहीं 5 साल तक अगर आपका पेड़ जिंदा रहेगा तो आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, और वो भी 1 हेक्टेयर एरिया में 40% अगर कैनोपी ग्रीन कवर से है भरा हुआ, देन यू विल बी गेटिंग ग्रीन क्रेडिट अंडर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। और आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा भी तो देर इज लिमिटेशन ऑन ट्रेड, ये नहीं कि मल्टीपल टाइम ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो एक्सेसिव स्पेकुलेशन इज नाउ प्रिवेंटेड। ग्रीन क्रेडिट्स आर नाउ नॉन ट्रेडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट बिटवीन कंपनीज एंड इट्स सब्सिडियरीज। तो अब क्या है कि एक कंपनी ने अगर 100 पेड़ काटे तो अब वो किसी इंडिविजुअल से ग्रीन क्रेडिट नहीं खरीद पाएगा, उस कंपनी के ही किसी सब्सिडरी ब्रांच को 100 पेड़ लगाने होंगे कहीं ना कहीं विद इन द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। नाउ ग्रीन क्रेडिट इज ट्रेडेबल, ट्रांसफरेबल, नॉट बियॉन्ड दैट। तो बेसिकली इंडिविजुअल्स जो हैं अब ग्रीन क्रेडिट में डायरेक्टली बहुत ज़्यादा अब अर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर ट्रेडेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अर्लियर क्रेडिट्स वेयर ट्रेडेबल, इसी कारण से होता था एक्सेसिव स्पेकुलेशन, बट नाउ क्रेडिट्स आर नॉन ट्रेडेबल एक्सेप्ट विद इन द होल्डिंग। जैसे मेरी कंपनी ए है, उसने 100 पेड़ काटे, तो मेरी कोई कंपनी बी होगी, वो अब 100 पेड़ लगाए, तो विद इन द कंपनी दैट ग्रीन क्रेडिट विल बी ट्रांसफरेबल, अदरवाइज नॉट। एंड ग्रीन क्रेडिट में बी एक्सचेंज्ड ओनली वंस फॉर मीटिंग कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन या CSR ऑब्लिगेशन। एक बार, ये नहीं कि इस कंपनी ने उसको बेचा, उस कंपनी ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेचा। इससे क्या होता था, डबल काउंटिंग भी कर देते थे ये लोग, घुमा देते थे प्रोग्राम को और एक चीज को 2 बार गिना देते थे। तो डबल काउंटिंग ना हो, इस कारण से क्रेडिट्स विल बी एक्सचेंज्ड ओनली वंस एक्सचेंज द क्रेडिट्स कैन नॉट बी रीयूज्ड। सो दिस ऑल हैज बीन डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ग्रीन वॉशिंग एंड एक्सेसिव स्पेकुलेशन। और मुद्दा यह है मिला जुला कर कि इंडिविजुअल्स अगर पेड़ लगाएंगे तो उनको ग्रीन क्रेडिट मिल भी गया तो ग्रीन क्रेडिट सीधा सीधा वो मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिविजुअल्स को पैसा कमाना है तो सीधा सीधा पेड़ लगा करके पैसा नहीं कमा सकते। अब आपको किसी कंपनी के बिहाफ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है पेड़ लगाने का तो आप पेड़ लगाइए, कंपनी आपको पैसा देगी भले, लेकिन अब आप सीधा सीधा पेड़ लगा करके और उसका फोटो अपलोड करके पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो बीच में जो 1-1.5 साल खूब घपलेबाजी हुई, ठीक है, ग्रीन वॉशिंग उसको कहा जाता है। पेड़ लगाए, पेड़ की फोटो लगा दिए, बस रियल में पेड़ है भी नहीं, ये सब ग्रीन वॉशिंग एक्टिविटी बंद, एक्सेसिव स्पेकुलेशन बंद। अब कंपनी ही पेड़ लगाएगी उसकी अपनी कंपनसेटरी या फॉरेस्टेशन के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट करने के लिए। कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दे पेड़ लगाने के लिए और कंपनी आपको कुछ पैसे दे दे इंडिविजुअल लेवल पे, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट इंडिविजुअल्स वोंट बी एबल टू नाउ मोनेटाइज इट।
यूपीएससी ने साल 2022 में ग्रीन वॉशिंग के ऊपर ये प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसका सवाल का तो जवाब सीधा सीधा होगा। फर्स्ट, डिजिटल लिटरेट स्टेट इज केरला। गुड समैरिटन लॉ में पहला स्टेटमेंट गलत है, ऑफकोर्स, दूसरा तीसरा सही है। रोमन मैग्सेसे अवार्ड में दूसरा स्टेटमेंट गलत है, फिलिपिनो नेशनलिटी होना कोई कंडीशन नहीं है। Of course, ASF, African swine fever, is not zoonotic. So second statement is wrong. Other statements are correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.